सोचिए जरा, जानवरों का चारा और एक ऐसा घोटाला जो एक बहुत ही पावरफुल नेता के प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े, सबसे चर्चित घोटालों में से एक की, चारा घोटाला। यही सवाल जो अभी स्क्रीन पर है इस पूरी कहानी का सेंटर है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ और कैसे इस एक घोटाले ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। टाइम है मिड 90s का, 1990 के दशक का मध्य। बिहार में उस वक्त एक ही नाम गूंज रहा था, लालू प्रसाद यादव। एक ऐसा करिश्माई नेता जिसका अपना ही स्टाइल था, जमीन से जुड़े हुए थे और उस वक्त वो अपनी पावर के बिल्कुल पीक पर थे। पॉपुलैरिटी का आलम तो ये था कि लोग उन्हें गरीबों का मसीहा तक कहते थे, और जब इतनी फैन फॉलोइंग हो तो सपने भी बड़े हो जाते हैं। उन्हें और उनके सपोर्टर्स को पक्का यकीन हो गया था कि अब अगला स्टॉप दिल्ली है, प्रधानमंत्री की कुर्सी। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन्हीं के राज में, उन्हीं की नाक के नीचे एक ऐसा घोटाला, एक ऐसा स्कैम पनप रहा था जो दशकों से चल रहा था, और अब वो एक ज्वालामुखी की तरह फटने को बिल्कुल तैयार था। 940 करोड़ रुपए, सोचकर देखिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम थी। मतलब इससे बिहार के न जाने कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाते। और ये कोई एक दो दिन की चोरी नहीं थी, नहीं, ये तो सालों से चल रहा था। एक पूरा सिस्टम था जिसमें अधिकारी और नेता मिलकर सरकारी खजाने को धीरे धीरे खोखला कर रहे थे। तो सवाल ये है कि ये घोटाला काम कैसे करता था? बड़ा सिंपल सा तरीका था। अधिकारी क्या करते, वो कागजों पर हजारों लाखों जानवर दिखा देते थे, भैंस, भेड़, सुअर, जो असल में थे ही नहीं, और फिर इन नकली जानवरों के चारे, उनकी दवाइयों और उनको लाने ले जाने के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकाल लेते थे। मतलब एक फुल प्रूफ, बहुत ही वेल प्लान्ड साजिश थी है। अब देखिए ये पूरा मामला सामने कैसे आया, परत दर परत। पहली घंटी तो देखिए 1985 में ही बज गई थी सीएजी की रिपोर्ट में, लेकिन तब मामले को दबा दिया गया। असली भूचाल तो आया जनवरी 1996 में, जब एक बहुत ही ईमानदार डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पर रेड मार दी और सारे के सारे कागजात जब्त कर लिए। बस फिर क्या था, मामला पहले हाई कोर्ट गया और फिर सीधा सीबीआई के पास, और सीबीआई ने जब जांच की तो उंगली सीधे उस वक्त के मुख्यमंत्री पर जाकर रुकी। अब सीबीआई जांच कर रही थी तो जाहिर है शिकंजा कसता जा रहा था। लालू प्रसाद यादव पर इस्तीफा देने का प्रेशर चारों तरफ से बढ़ रहा था, और बस यहीं पर उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल मूव चला, एक ऐसा दांव खेला जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। अब प्रेशर सिर्फ बाहर से नहीं था, उनकी अपनी पार्टी जनता दल, उसके अंदर ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी थीं। शरद यादव, रामविलास पासवान, सब बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि भाई इस्तीफा दो। मतलब लालू जी चारों तरफ से बुरी तरह घिर चुके थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव झुकने वालों में से कहां थे। उन्होंने कहा ठीक है, और 5 जुलाई 1997 को जनता दल को ही तोड़ दिया और अपनी खुद की पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। ये बहुत ही दावे, बहुत ही रिस्की मूव था, पर इससे एक बात साफ हो गई थी कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। कहते हैं कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल ने उन्हें फोन किया और एक ऐसा रास्ता सुझाया जिससे सत्ता भी परिवार में ही रहे और केंद्र में उनकी सरकार भी बच जाए। ये इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास में एक ऐसा पल था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लालू जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सत्ता की चाबी उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी, एक होम मेकर जिन्हें उस वक्त तक पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बिहार की सियासत में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी। तो देखिए, पॉलिटिक्स की लड़ाई तो वो उस वक्त जैसे तैसे जीत गए थे, लेकिन अब एक और कहीं ज्यादा लंबी, कहीं ज्यादा मुश्किल लड़ाई शुरू होने वाली थी, और ये थी कानून की लड़ाई, जो 1-2 साल नहीं बल्कि दशकों तक, कई दशकों तक चली। और हमारे यहाँ न्याय मिलने की रफ्तार तो हम सब जानते हैं, बहुत धीमी थी। पहली बार अरेस्ट हुए 1997 में, लेकिन पहले ही केस में सजा मिलने में जानते कितना टाइम लगा? पूरे 17 साल। इस लंबे अरसे में वो कई बार जेल गए, फिर बेल पर बाहर आए, और केस बस चलता ही रहा, चलता ही रहा। लेकिन आखिरकार कानून ने अपना काम किया और उन्हें सजा हुई। एक नहीं बल्कि चारा घोटाले से जुड़े 5 अलग अलग मामलों में उन्हें दोषी पाया गया, और नतीजा था लंबी जेल की सजा, लाखों का जुर्माना, और सबसे बड़ा झटका,
उनके पीएम बनने के सपने पर और उनके पॉलिटिकल करियर पर एक तरह से फुल स्टॉप लग गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की कहानी सिर्फ करप्शन और सजा की कहानी नहीं है। उनकी लेगेसी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू उतना ही बड़ा और उतना ही दिलचस्प है, जो उनकी पूरी इमेज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और यहीं पर यह कहानी एक बिल्कुल हैरान करने वाला मोड़ लेती है। सोचिए, एक तरफ तो वो बिहार में करप्शन के दोषी पाए गए, लेकिन दूसरी तरफ जब वही लालू प्रसाद यादव 2004 में देश के रेल मंत्री बने, तो उन्होंने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसकी केस स्टडी आज भी हार्वर्ड जैसे बड़े-बड़े मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है। उन्होंने सालों से घाटे में डूबी हुई इंडियन रेलवे को जबरदस्त प्रॉफिट मिला खड़ा किया। उनके कुछ फैसले तो इतने पॉपुलर हुए कि वो आम जनता के हीरो बन गए। उन्होंने गरीब रथ नाम से पूरी तरह एसी ट्रेनें चलाईं ताकि कम पैसे वाले लोग भी आराम से सफर कर सके। किराया भी कम रखा। उन्होंने ही रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय बेचने का चलन शुरू किया, जिससे गांव के लाखों कुम्हारों को काम मिला। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि लालू प्रसाद यादव को कैसे याद रखा जाए? एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने गरीबों को आवाज दी, रेलवे का कायाकल्प कर दिया, या फिर करप्शन के एक ऐसे प्रतीक के तौर पर जिसे सजा मिली? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है, और उनकी विरासत क्या है, इसका फैसला शायद हमेशा एक बहस का ही मुद्दा बना रहेगा।